नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। अगले आधा घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत। सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मंजूर। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मिली मंत्रिमंडल की भी हरी झंडी। भारत और स्पेन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पेन के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद बयान, दुनिया आतंकवाद के प्रति अपनाए जीरो टॉलरेंस की नीति। विधायिका को और अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाने के लिए तैयार होगा राष्ट्रीय विधायी सूचकांक। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। सम्मेलन में पारित किए गए कुल 6 महत्वपूर्ण संकल्प। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में निरंतर उभर रहा है भारत। बेंगलुरु सीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान के रजत जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन। आत्मनिर्भरता और नवाचार को विकसित भारत @2047 का बताया प्रमुख स्तंभ। और वैश्विक नवाचार का अगला बड़ा इंजन भारत। दावोस में विश्व आर्थिक मंच से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचकांक प्रौद्योगिकी मंत्री का बयान, तकनीक में वैश्विक लीडर बनकर उभर रहा भारत। एआई बुनियादी ढांचे में 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता मंजूर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में आज ये निर्णय लिया गया। इससे 25,74,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में होने वाला निवेश 76 लाख रुपए से बढ़कर आगामी वित्त वर्ष के अंत तक 1 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष के अंत तक रोजगार सृजन में भी 1 करोड़ 12 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लघु उद्योग विकास बैंक को ये सहायता 3 किश्तों में अंतरित की जाएगी। पहली किश्त में 3,000 करोड़ रुपए इसी वित्त वर्ष में, इसके बाद अगले वित्त वर्ष और वित्त वर्ष 2027-28 में 1,000 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये योजना 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। वैश्विक देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ब्यूनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अगले महीने दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति भारत की सोच मानव केंद्रित, समावेशी, जिम्मेदार और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है, जो यूरोप के दृष्टिकोण से काफी मिलता जुलता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोहरे वर्ष के रूप में नामित किया है। India is hosting the AI Impact Summit next month. Our approach to AI is human-centric, inclusive and focused on its responsible and ethical use. I think it's very similar to the approach of Europe. We are confident that the dual year will encourage greater institutional and industry-led collaboration. Economic partnership is an important pillar of our relationship. Spain is among India's important trade partners in the EU, and our bilateral trade in goods has crossed $8 billion in recent years. Spanish companies have a significant presence in India, particularly in infrastructure, renewable energy, urban mobility, engineering, water management, and smart cities. Indian companies are also active in Spain.
in IT, pharmaceuticals, and automotive components. We see considerable potential to further deepen this business cooperation. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। Excellency, the world order is clearly undergoing a profound change. It is more imperative than ever before for nations to collaborate on shared challenges. This is particularly the case with respect to combating terrorism, where both India and Spain have been victims. The world must display zero tolerance towards terrorism. भारत और स्पेन दोनों देश राजनयिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इंडिया स्पेन लोगो लॉन्च किया। India and Spain will celebrate in 2026, this year, the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of culture, tourism, and artificial intelligence. This initiative reflects our shared commitment to combining our rich cultural heritage with future-oriented cooperation. I'm delighted to have just launched jointly the logo for the dual year with you. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के ऋषिकेश गीता भवन स्वर्गाश्रम में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत का हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर वो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्या के समाधान के लिए देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। गीता प्रेस ने अपना यह स्थान निश्चित किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की संस्कृति को हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार और उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम बखूबी किया है। करोड़ों संतों ने जो अहर्निश प्रयास किया, वो प्रयास को गीता प्रेस ने रेखांकित कर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिया और इसके कारण सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, सनातन धर्म के प्रति आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास फिर से एक बार हम दृढ़ होता हुआ देख रहे हैं। कल्याण ने हमें बता दिया कि सभ्यताएं तलवार से नहीं, शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती है और शब्द तब प्रभावी होते हैं जब वो सत्य के और सत्व के चमकारे से चमकते हो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी निर्माता के रूप में उभर रहा है। वो आज बेंगलुरु स्थित सीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में निरंतर उभर रहा है। उपराष्ट्रपति ने आत्मनिर्भरता और नवाचार को विकसित भारत 2047 का प्रमुख स्तंभ बताया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारत पर अपनी शर्तें नहीं थोप पाए। We are now emerging as the creators of technology. So many startups are coming up. So many of our engineers are the innovators in abroad, in many countries. Initiatives like the Digital India, Startup India, and Make in India have made entrepreneurial ecosystem in our country vibrant and supportive. It gives me immense pleasure to see that your institute has created a strong ecosystem for innovation and entrepreneurship, nurturing 50+ startups through the CMRIT Innovation and Incubation Center. That's what I have been explained, and I am very proud of that achievement. The global scenario today is full of challenges. Climate change, cybersecurity threats, equitable access to technology and ethical use of AI are some of them.
We have to concentrate on that. These challenges also offer incredible opportunities for innovation, entrepreneurship, and of course, the leadership. I got a lot of confidence on my young India that 2047 is going to be the year when India is going to be the supreme power of the world. And also I am telling you, we want to be the most powerful, not to dominate the other countries, not to dictate unjustified norms to other countries, but nobody should dare to dictate terms to Mother Bharat. That's why we want to become the most powerful nation of the world. उपराष्ट्रपति ने तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के दौर में छात्रों से अपने को अपग्रेड और उसके अनुरूप तैयार रहने का आह्वान किया। Where knowledge meets innovation and discipline is blended with creativity. We are all pleased to see that the Institute has kept pace with the rapid technological changes while remaining anchored in strong academic values. The technology, the way it is changing, the innovations it is coming up, what it was last year sometimes become irrelevant. What it was in the last 3 months before, there is a big change is coming up. So we have to equip ourselves to adopt. The institution and the students should get ready to adopt themselves for the dramatical changes coming up in the technological field. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सेवा ही साधना है, मानवता ही सर्वोच्च पूजा है। आज वो कर्नाटक के तुमकुरु में श्री सिद्धगंगा मठ में श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 7वें स्मृति दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने सिद्धगंगा मठ की सेवा, शिक्षा और करुणा की परंपरा की सराहना की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक ऐसे शासन मॉडल पर जोर दिया जो देश की सभ्यतागत जड़ों का सम्मान करे, उसकी विरासत और संस्कृति को महत्व दे और विकास प्रदान करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी सभ्यता में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र आधुनिक विश्व में अधिक सशक्त, आत्मविश्वासी और समावेशी होता है। In an age of uncertainty, division and restless ambition, Swamiji's life stands before us as a moral compass, silently asking us to choose humanity over self-interest. Transformed spirituality into service and devotion into duty. His life reaffirmed an eternal Indian truth. The seva is sadhana and humanity is the highest form of worship. For more than a century, Swamiji lived a life of extraordinary simplicity and discipline. Even as he was getting aged, his young spirit never got tired. उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और विरासत में सामंजस्य स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि लोग भौतिक रूप से प्रगति कर रहे हैं और साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में इन शाश्वत सभ्यतागत मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शासन के माध्यम से संस्थागत अभिव्यक्ति मिली है। In recent years, these timeless ideals have found institutional expression through governance on international platforms. The emphasis on heritage conservation, promotion of Sanskrit and traditional knowledge systems, and recognition of saints, seers, and spiritual institutions reflects a governance model that respects faith while serving all citizens equally.
Importantly, the revival of Hindu consciousness under Shriman Narendra Modi ji's leadership is about the dignity of knowing who we are, where we come from, and what the values guide us to march forward. उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा तभी सशक्त रहती है जब सदन संवाद, मर्यादा और निष्पक्षता की भावना से संचालित हो। उन्होंने कहा कि विधायिका जनता के भीतर इस भरोसे को और सशक्त करें कि उनकी आवाज़ सही मंच तक पहुंचेगी और समाधान का मार्ग भी इसी मंच से निकलेगा। उन्होंने कहा कि आज तकनीक, डिजिटल रिकॉर्ड्स, पेपरलेस प्रक्रिया और एआई ने हमारे विधानमंडलों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। विधायकों की क्षमता वृद्धि, समितियों के सशक्तिकरण, बहुभाषी सुविधा और जनसहभागिता आधुनिक विधायिका की मुख्य आवश्यकताएं हैं। हमने हमारी विधान सभाओं को पारदर्शी, जवाबदेही बनाने के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, और प्रौद्योगिक एआई टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़े हैं। आज सभी राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपनी पुरानी डिबेटें, चर्चाएं, संवाद, मुद्दे, बजट, उन सबको सभी विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन किया है ताकि आने वाले समय के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमारे विधायकों की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। और इसके लिए राज्य की विधानसभाओं ने जहां रिसर्च विंग बनाई है, अपनी डिबेट का डिजिटलाइजेशन करने के कारण उनको पुरानी डिबेट, चर्चा, कानून बनाने के समय उस चर्चा, संवाद को और कैसे सार्थक चर्चा हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य की विधानसभाओं ने काम करना शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 86वें एआईपीओसी में संकल्प लिया गया है कि राज्य विधानमंडलों में वर्ष में न्यूनतम 30 बैठकें हों ताकि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति सदन के माध्यम से हो सकें। उन्होंने कहा कि साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकी, सक्षम विधायिका, जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि और एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाने का भी संकल्प लिया गया, जिससे विभिन्न विधानमंडलों के मध्य उत्तरदायित्व और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कुल 6 महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए। हमारी विधानसभा कितनी उपयोगिता हो रही है, इसके लिए लेजिस्लेटिव इंडेक्स, ताकि एक पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए, विधानसभाओं के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, नए इनोवेशन, नए नियम प्रक्रियाओं से हर विधानसभाओं की उत्पादकता, उसके परिणाम सार्थक हो। प्रश्नकाल से लेकर तमाम सदन की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, उसका एक ठीक से इंडेक्स बनेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, तो एक स्वस्थ वातावरण भी बनेगा। इस दिशा की ओर भी हमने संकल्प लिया है। लखनऊ में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद में गंभीरता और अनुशासन की जरूरत है।
आगामी बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में लगातार नियोजित गतिरोध और व्यवधान देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब सदन में व्यवधान होता है तो सबसे अधिक नुकसान उस नागरिक का होता है जिसकी समस्या पर चर्चा होनी थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन और हर क्षण है। उन्होंने संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। संसद का सत्र जैसा आपको पता है कि 28 जनवरी से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू होगा। 29 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे टेबल होगा। 1 तारीख को बजट माननीय वित्त मंत्री जी पेश करेगी और ये सदन पहला सदन 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा हमारी जो बीच में जो हमारी स्टैंडिंग कमेटियां होती है उसमें बजटों पर चर्चा होती है और वो फिर अगले में 9 मार्च से चलकर और 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि संसद में अब कार्यवाही और दस्तावेज 22 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। 22 भाषाओं में हमारे माननीय संसद सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात रखे ताकि विविधताओं की एकता, भाषाओं, समृद्ध भाषाओं की ताकत दुनिया देख सके। और दुनिया के अंदर भारत की संसद ही है जहां 22 भाषा में भाषांतरण होता है। जब CSPO का सम्मेलन हुआ था, जब हमने ये विषय रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के लोकतंत्र के बारे में बताए किस तरीके से हमारे पास इतना राजनीतिक दल है, इतने मतदाता हैं, इससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समृद्ध लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र चर्चा संवाद से हमने इस 75 वर्ष की यात्रा में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत दुनिया के अंदर कई नीतियों के अंदर मार्गदर्शन करना है। ये सामर्थ्य भारत का लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडप में आज 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन के दौरान हुई सार्थक चर्चाओं पर गहरी संतुष्टि जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश भर के पीठासीन अधिकारियों के बीच विचारों के सामूहिक आदान प्रदान ने चर्चा को काफी समृद्ध किया है। राज्य के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जिक्र करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों में 27 घंटे से ज्यादा समय तक चली व्यापक चर्चा की सराहना की। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे जमीनी सुधारों का क्या हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ा है और खासतौर से शिक्षा के परिवर्तन का उन्होंने उल्लेख किया। उसकी पहचान मेरे जैसा सामान्य आदमी इस राज्य के अंतिम हिस्से में जो बिहार में लगभग पड़ता है, उस गांव में अंतिम गांव उसे कह सकते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था अंतिम इंसान समाज का वो मापदंड होता है। उस स्कूल में जो शिक्षक चयनित होकर के आए, अनेक दशकों के बाद उनकी प्रतिभा और समाज के सबसे कमजोर तबके से युवा शिक्षक, वह इस बात की परिपुष्टि करता है जो उस अर्थशास्त्री ने कहा। यह सच है कि निजी निवेश में वृद्धि, स्थिर कारोबारी वातावरण दीर्घकाल में अधिक निवेश और रोजगार हित सृजन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे राज्य और देश का विकास होता है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ कई और सूचकांकों में वृद्धि दिखाई देती। और बुलेटिन में अब नजर कुछ और प्रमुख खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 19 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई लोगों ने उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।
सिक्किम के छात्रों के एक समूह ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए और 4 मार्च को होली पर बंद रहेगा। उद्यान में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क है। उद्यान के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें, बेबी मिल्क की बोतलें और छाते ले जाए जा सकते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम को विद्युत क्षेत्र की रीढ़ बताया। वो दिल्ली में अखिल भारतीय डिस्कॉम एसोसिएशन विद्युत वितरण उद्योग 2026 के पहले वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट मीटरिंग को प्रोत्साहन देकर विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। सरकार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें जमा राशि 3 लाख 33 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये योजना जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। इस छोटी बचत योजना के अंतर्गत 8.2% की ब्याज दर है। योजना में बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक ये खाता खोला जा सकता है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा और मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जोएल कपलान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में देखती है। भारत में AI पर 70 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के बाद अंतरिक्ष से एजेंसी से सेवानिवृत्त हो गई। नासा ने आज सुबह उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जो पिछले महीने की 27 तारीख से प्रभावी है। विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मिशनों में उड़ान भरी और अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए, जो किसी नासा अंतरिक्ष यात्री के लिए दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच गए हैं। इस वर्ष बैठक का केंद्रीय विषय ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखा गया है, जिसका उद्देश्य भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितताओं और तकनीकी बदलावों के दौर में संवाद, सहयोग और साझा समाधान को बढ़ावा देना है। और आज की खबर में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।